Hello dear students, welcome to Career Planet. Myself Dr. Arpita Ojha, your biology mentor, and in this video we are going to discuss questions of biology. जैसा आपको पता है आरबीएससी ने अभी पेपर लॉन्च किया है ये एक ऐसा क्वेश्चन बैंक है जिसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, तो हम ये क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एम्ब्रियोनिक टाइप्स मैच्योर पॉलीगोनियम आर फाउंड इन। इसका मतलब इसमें क्या पूछा है कि जो हमारा ओव्यूल होता है उसमें सेल और न्यूक्लियाई का किस तरह का अरेंजमेंट रहता है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन है देखो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई, सेकंड ऑप्शन है 7 न्यूक्लियस एंड 8 सेल, सी में है 8 सेल एंड 8 न्यूक्लियाई और डी में है 7 सेल एंड 7 न्यूक्लियाई। तो कोई भी ओव्यूल जो होता है उस ओव्यूल में किस तरह का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो देखो फर्स्ट हम क्या करते हैं, ओव्यूल ड्रॉ करो। ओव्यूल में सेल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आपको पता है ये होती है हमारी एक्स सेल, ओके। ये दोनों सेल कौन सी सेल होती है, सिनर्जिड सेल, और ऊपर जो सेल्स होती है वो होती है एंटीपोडल सेल, और ये होता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई। सेकेंडरी न्यूक्लियाई में क्या होता है, 2 न्यूक्लियस होते हैं, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस एक बार देखो आप, सेल्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास 7 सेल होती हैं। सेल कितनी रहेंगी, 7 सेल्स रहेंगी, और न्यूक्लियस कितने हैं काउंट करो, तो यहाँ पे 3 ऊपर 3 नीचे, और जो सेंटर में है उसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। तो इस वजह से टोटल न्यूक्लिया कितने हो गए, 8। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहा, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिया 1। तो ये हमारा ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट रहेगा। क्लियर, समझ में आ गया ये क्वेश्चन, ओके। तो आप क्या करेंगे, आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर इसके लिए पता होना चाहिए, सेल्स का अरेंजमेंट पता होना चाहिए, उसमें कितना न्यूक्लियस होता है ये पता होना चाहिए। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 2 है उसमें से ये क्वेश्चन पुट किया गया है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ट्राई फ्यूजन डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ, ओके। ट्राई फ्यूजन की वजह से किसका डेवलपमेंट होता है, ये भी हमारे चैप्टर नंबर 2 से आया है। चैप्टर नंबर 2 कौन सा है, पता है आपको, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं उनके डेवलपमेंट पे है, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक, एंडोस्पर्म एंड सीड। तो कौन से फ्यूजन, हमने कौन सा फ्यूजन देखा, देखो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन, राइट। ट्राई फ्यूजन कहें ट्रिपल फ्यूजन कहें एक ही बात है। तो ट्रिपल फ्यूजन से क्या डेवलप होता है, तो आपको पहले 2 टाइप के फ्यूजन्स पता होने चाहिए। दोनों टाइप के फ्यूजन्स क्या क्या है देखना, एक होता है बाइनरी फ्यूजन और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन, ओके। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, वही ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखिए, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल का। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। तो इसके अंदर ये हमारा माइक्रोपाइल होता है। जब भी कोई पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल में एंटर करती है तो पोलन ट्यूब जो होती है इसके अंदर 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं, पता है हमें ये बात। तो हमारे पास जो 2 मेल गैमीट प्रेजेंट हैं इसमें से एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज होता है। तो अगर कोई मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज होता है तो ये कैसा फ्यूजन कहलाता है, बाइनरी फ्यूजन कहलाता है, ओके। बट अगर दूसरा वाला मेल गैमीट हमारी सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है तो ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब देखो मैंने आपको अभी बताया था, इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, ओके। और जो हमारा अभी ये सेकेंड वाला मेल गैमीट था ये भी इसके साथ फ्यूज हो जाएगा, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन का, ओके। तो ट्रिपल फ्यूजन से किसका डेवलपमेंट होता है, एंडोस्पर्म का, ओके। तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है ट्रिपल फ्यूजन से। तो ये देखो अगर यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन हुआ है तो ये आगे जाके क्या डेवलप होगा, एंडोस्पर्म। तो फिर एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा, तो एग सेल जब फ्यूज करती है मेल गैमेट के साथ तो ये वाला पार्ट बनेगा आपका एम्ब्रियो एंड ये वाला पार्ट क्या बनेगा, एंडोस्पर्म। क्लियर, ओके। तो सीड किससे बनता है, एम्ब्रियो डेवलप होके क्या बनाएगा, सीड, ओके। देन एम्ब्रियो सैक क्या होता है, पूरा का पूरा एम्ब्रियो जिस सैक के अंदर डेवलप होता है उसको हम क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सैक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो गया, ट्रिपल फ्यूजन किस में मिलेगा, एंडोस्पर्म में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल ऑफ मोर देन 1 एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इन अ स्पोर। ये स्पोर लिखा है, ओके। तो मोर देन 1 एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन किस में होता है, तो ये आपके एग्जैक्ट बुक की बीच की लाइन में से क्वेश्चन उठाया हुआ है।
ओके, तो मोर देन वन एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है कैजुरेना के अंदर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जो तो हमारी बुक है, बुक में एज अ लाइन लिखा है, विथ एग्जाम्पल लिखा है, वहाँ से आपको इसको लर्न करना होता है, आपको इसको अच्छे से लर्न करना। कैजुरेना जो होता है उसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? मोर देन वन एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। क्लियर ये पॉइंट? चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू राइपनिंग ऑफ रॉ फ्रूट्स। अब हमें क्वेश्चन से पता चल गया ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पुट किया है। ये क्वेश्चन है आपका प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर से। ओके, तो प्लांट ग्रोथ चैप्टर में ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारे रॉ फ्रूट होते हैं, ठीक है, ग्रीनिश कलर के दिखाई देते हैं जनरली रॉ फ्रूट्स, जैसे ये फ्रूट है, रॉ फ्रूट है, इसके राइपनिंग के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ये सारे हार्मोन हैं। ओके, ये IAA, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है, ABA एब्सिसिक एसिड कहते हैं हमें, ये है जिब्रेलिन 3, और लास्ट वाला है इथाइलिन। तो हमारा जो इथाइलिन होता है इट इज़ अ गैसियस हार्मोन, ठीक है, नोट कर लो साथ में ये बात, ये गैसियस हार्मोन होता है, और ये जो हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के। अगर हमें कभी कोई फ्रूट जो है हम चाहते हैं वो जल्दी पक जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके ऊपर इथाइलिन का स्प्रे करवा दो तो जल्दी से राइप हो जाता है। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इन सब के अलग अलग फंक्शन होते हैं, राइट। प्लांट हार्मोन वाले चैप्टर में हम देखते हैं सारे। तो हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर क्या रहेगा? डी, इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंड्यूस सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कौन सा हार्मोन करवाता है? तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है देखो। फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सिन, देन है फ्लोरिजिन, उसके बाद है जिब्रेलिन, देन साइटोकाइनिन। तो हमारा जो साइटोकाइनिन होता है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। अगर हमें हमारे प्लांट में सेल डिवीजन करवाना है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? साइटोकाइनिन। इज दैट क्लियर? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिचमंड लैंग इफेक्ट अकर्स। तो ये इफेक्ट कहाँ से आया? देखो, रिचमंड लैंग इफेक्ट, ये भी तुम्हारे प्लांट ग्रोथ चैप्टर से पूछा गया है। ये इफेक्ट कौन शो करता है? तो सुनो ध्यान से, पहले आपको पता होना चाहिए रिचमंड लैंग इफेक्ट होता क्या है। रिचमंड लैंग इफेक्ट ऑफ कोर्स हमें नाम से क्लियर हो रहा है, ये किस साइंटिस्ट ने दिया था? रिचमंड साइंटिस्ट ने दिया था। ओके, तो इस इफेक्ट के अंदर क्या होता है? डिलेइंग ऑफ सेनेसेंस। हमारी सेनेसेंस जो कि प्लांट में जल्दी आने वाली थी उसको डिले करवाने का काम कौन से हार्मोन का है? ये हमारा ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमें। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है? सेनेसेंस को डिले करता है। कैसे करता है? उसका मैकेनिज्म क्या होता है? तो ये देखो, मान लो ये हमारी सेल्स हैं, प्लांट के कोई भी पार्ट की सेल्स हैं। इस सेल में अगर हमारे प्रोटीन का एंड न्यूक्लिक एसिड का डिपोजिशन हो गया तो सेनेसेंस हो जाएगा। तो हमारा साइटोकाइनिन क्या करता है? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के डिपोजिशन को डिले करवा देता है, तो सेनेसेंस डिले हो जाएगी और ये इफेक्ट क्या कहलाएगा? रिचमंड लैंग इफेक्ट। क्लियर है? कौन सा हार्मोन रहेगा इसमें? साइटोकाइनिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 7, विच हार्मोन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो टिश्यू कल्चर में आप लिखेंगे ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन हमेशा रहता है, तो इसके अंदर टिश्यू कल्चर में कौन सा हार्मोन रहेगा? ऑक्सिन। सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, प्लांट ग्रोथ वाले चैप्टर में से पढ़ेंगे। तो देखो, अभी तक में आपने जो क्वेश्चंस देखे उनसे आपको क्या समझ में आया कि जो हमारा एक सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं एमसीक्यू में, फिर सीधा एमसीक्यू ने शिफ्ट कर दिया कौन से चैप्टर की तरफ? प्लांट ग्रोथ चैप्टर की तरफ। यानी कि जब आप प्लांट ग्रोथ चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं, आप सारे के सारे जो 1 लाइन क्वेश्चंस होते हैं उन पे फोकस ज़्यादा करेंगे। ओके, देखो कितने सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके अंदर। तो ऑक्सिन इज करेक्ट आंसर। क्लियर? टिश्यू कल्चर में ये हेल्प करेगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू पार्थिनोकार्पी अकर। पार्थिनोकार्पी कौन से हार्मोन शो करते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, बोथ ए एंड बी और नन।
तो देखो आपको याद रखना है कि पार्थिनोकार्पी सिर्फ एक हार्मोन नहीं, 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट हार्मोन इज ऑक्सीन एंड जिब्रेलिन, दोनों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे पार्थिनोकार्पी के लिए। ओके, तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों करेक्ट है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ओके, तो ये भी हमारा कौन सा क्वेश्चन था, प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अमंग द फॉलोइंग आर नेचुरल हार्मोन। नेचुरल हार्मोन कौन से होते हैं तो मैं आपको पहले बता देती हूँ। देखो नेचुरल हार्मोन के एग्जाम्पल में आता है सबसे पहले ऑक्सीन, ओके, उसके बाद इथाइलिन, जिब्रेलिन, ये तीनों क्या हैं, साइटोकाइनिन, ठीक है, अभी हम पढ़ के आए थे साइटोकाइनिन, दे ऑल आर नेचुरल हार्मोन, ये सब नेचुरल हार्मोन हैं। बट हमारा जो फ्लोरिजिन है ये सिंथेटिक हार्मोन होता है, ये पार्शियली सिंथेसाइज किया जाता है, तो ये हमारा करेक्ट नहीं है। बट ऑप्शन में हमारे पास नन रखा है, तो इसका ऑप्शन आप नन नहीं कह के क्या बोलेंगे, बोथ ए एंड सी, क्योंकि इथाइलिन यस ये भी नेचुरल हार्मोन है, बट इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, गैसियस हार्मोन होता है। जिब्रेलिन यस जिब्रेलिन भी होता है। अगर ऑप्शन में ऑक्सीन होता तो यस ऑक्सीन भी क्या होता, हमारा नेचुरल हार्मोन होता। साइटोकाइनिन भी नेचुरल हार्मोन होता, बस फ्लोरिजिन होता है वो सिंथेटिक हार्मोन होता है। देन अगर आप इस ऑप्शन को करेक्ट कर लें, ए एंड सी रखें, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इथाइलिन एंड जिब्रेलिन बोथ आर नेचुरल हार्मोन। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 9 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, PBr22, जनरली PBr322 होता है, वेक्टर हैज रेजिस्टेंस जीन अगेंस्ट। ये क्वेश्चन तुम्हारे आया है जेनेटिक इंजीनियरिंग में से, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ी है हमने, तो उसमें ये क्वेश्चन आता है। तो क्या पूछा है, देखो ये जो वेक्टर है हमारे पास PBr322, इसकी रेजिस्टेंस जीन किसके अगेंस्ट होती है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं PBr322 को। ये एक प्लाज्मिड है, ओके, तो आपको पहले पता होना चाहिए व्हाट इज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की डेफिनेशन क्या होती है, तो किसी भी बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA मिलता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। तो एक देखना, मान लो ये मेरे पास एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल का इधर जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा है। जेनेटिक मटेरियल के अलावा अगर इसके पास एक और क्रोमोसोमल DNA है, ये क्रोमोसोमल DNA कैसा है, देखो सर्कुलर है, तो अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA ये क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। ओके, तो PBr322 क्या है, एक प्लाज्मिड है। ओके, प्लाज्मिड के पास काफ़ी सारी क्या होती है, साइट होती है। ओके, उसमें से जैसे कि ये वाली जो साइट होती है इसको हम ओरी कहते हैं। ओरी यानी ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि जब ये वेक्टर किसी होस्ट सेल में एंटर करता है तो ये रेप्लिकेशन इस पॉइंट से स्टार्ट करता है। ओके, इसके और भी बहुत अलग अलग क्या है, सेंटर्स होते हैं। तो इसमें से हमारा जो ये प्लाज्मिड होता है इसके पास एक ये सेंटर प्रेजेंट है और एक ये सेंटर प्रेजेंट है, और यहाँ पर इसके पास रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं। तो एक रेजिस्टेंस जीन होता है एम्पिसिलिन के लिए, ओके, और एक होता है टेट्रासाइक्लिन के लिए। ओके, इसको TETR ऐसे लिखेंगे। ओके, तो ये दूसरा किसके लिए होता है, टेट्रासाइक्लिन के लिए। इसके पास 2 रेजिस्टेंस होते हैं, तो देखो ऑप्शन कौन से हैं, एम्पिसिलिन यस एम्पिसिलिन है, H नहीं आएगा इसमें। ओके, टेट्रासाइक्लिन यस टेट्रासाइक्लिन है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, A एंड B बोथ। तो यहाँ पे लिख लो बोथ A एंड B, तो ऑप्शन C इज करेक्ट। ओके, तो आपको पता चला हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो चैप्टर है उसमें से भी MCQ में क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको उसको अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो PBr322 वेक्टर जो होता है उसके पास 2 रेजिस्टेंस जीन्स होती हैं। किनके लिए रेजिस्टेंस जीन्स हैं, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन के लिए होती है। क्वेश्चन 10 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11।
एंजाइम्स आर यूज टू आइसोलेट जेनेटिक मटीरियल, मतलब हमारा जो कोई भी जेनेटिक मटेरियल है उसे मुझे आइसोलेट करना है, तो आइसोलेट करने के लिए मैं किस एंजाइम का यूज़ करूँगी। तो देखो सारे जो ऑप्शंस हैं इसमें एंजाइम लिखे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो सब्सटेंस है ये एक एंजाइम है। हर एंजाइम के पीछे क्या लगा होता है, मोस्ट ऑफ एज लगा होता है। जैसे देखो हाइड्रोलेज, सेकेंड ऑप्शन है एमाइलेज, थर्ड है लाइगेज एंड डी ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा करेक्शन रहेगा। इसका मतलब क्या है, देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा है एस्ट्रोजन एंड न्यूक्लियस, नहीं ये नहीं है, इसकी जगह पे आपको लिखना है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, इसको करेक्ट कर लेना। ओके, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये जो हमारे सारे एंजाइम्स हैं इसमें से कौन सा एंजाइम जो है जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके सुनो, जो हमारा हाइड्रोलेज है, हाइड्रोलेज क्या होता है कि अगर आपको क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है तो हम हाइड्रोलेज एंजाइम का यूज़ करते हैं। लाइगेज, लाइगेज जो एंजाइम होता है उसका यूज़ किस में होता है, अगर मेरे पास छोटे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, उन सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो एज अ ग्लू कौन काम करता है, हमारा लाइगेज काम करता है। ओके, तो लाइगेज का तो काम क्या हो गया, दो डीएनए सेगमेंट को अटैच करने का काम हो गया एज अ ग्लू, ठीक है। एमाइलेज, एमाइलेज कहाँ आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने देखा होगा। एमाइलेज जो होता है स्टार्च का डाइजेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है एमाइलेज। तो हमारे पास डी ऑप्शन है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो देखिए हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एक तो होता है एक्सोन्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस दोनों ही जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करने का काम करते हैं। कैसे करते हैं देखना एक बार, आपको मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताती हूँ उसमें। तो अगर हमारे पास जेनेटिक मटेरियल कौन, डीएनए, ये रहा मेरे पास ये डीएनए है। डीएनए को अगर मुझे किसी स्पेसिफिक साइट पे कट करना है तो कट करने के लिए, जैसे मुझे यहाँ से कट करना है इस डीएनए को, तो इस डीएनए के इस पार्ट को कट करने के लिए मुझे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए। एंडो का मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो पूरा जेनेटिक मटेरियल है उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर किसी भी पार्ट से आप इसको कट करते हैं। ओके, देन एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि डीएनए का जो सबसे टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है, वहाँ से अगर आपको कोई पार्ट हटाना है तो उसके लिए कौन सा यूज़ करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस। तो अगर यहाँ पे एक्सो होता तब भी वो करेक्ट ऑप्शन होता, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो आइसोलेट कर सकता है जेनेटिक मटेरियल को। क्लियर, या फिर उसका कोई भी पार्ट कट करने में इसका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट, द एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरियोफेज इज। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज के एग्जाम्पल कौन से होंगे। बैक्टीरियोफेज क्या है, ये एक वायरस होता है। ओके, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस। आपको लग रहा होगा बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया आ रहा है तो बैक्टीरिया होना चाहिए, नहीं, बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है वायरस का, सारे एग्जाम्पल देखते हैं हम। फर्स्ट है M13, देन है लैम्डा, फिर है ये ई कोलाई है, ठीक है, ई कोलाई। डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो देखो ई कोलाई जो होता है ये बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है ये ई कोलाई। ओके, एंड M13 एंड लैम्डा जो हैं दोनों बैक्टीरियोफेज हैं, दोनों वायरस हैं। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, ए एंड सी। तो किस पे टिक किया जाएगा, डी पे, बोथ ए एंड सी आर बैक्टीरियोफेज, दोनों बैक्टीरियोफेज रहेंगे, M13 एंड लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 13, ये क्या कहता है, बॉटनिकल नेम ऑफ एलोवेरा। ओके, बॉटनिकल नेम ऑफ एलोवेरा, ऑप्शन देखने से क्लियर हो गया होगा क्योंकि एलोवेरा का बॉटनिकल नेम भी क्या रहता है, एलोवेरा ही रहता है। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आपको कमेंट्स में बताना है कि बाकी के जो सारे लिखे हैं वो किस किस के हैं, ठीक है।
ऑसिमम सेक्टम, ये सारे किसके बॉटनिकल नेम्स हैं। और एलोवेरा का तो क्या रहेगा, एलोवेरा रहेगा। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया ये आपके लिए, बट इस क्वेश्चन से आपको एक हिंट मिल गया है। वो क्या है कि हमारे एग्जाम में बॉटनिकल नेम पूछे जाएंगे। ओके, तो हमें रेडी करने हैं सारे के सारे बॉटनिकल नेम जो तुम्हारे बुक्स में लिखे हैं, उसका एक चार्ट बना लो और सारा तुम लर्न करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉटनिकल नेम ऑफ फेरुला एस्फॉइटिडा। ओके, सुनो ध्यान से, फेरुला एस्फॉइटिडा ये जो है किसका बॉटनिकल नेम है। ऑप्शन में क्या दिखा है तुम्हें, देखो। फर्स्ट ऑप्शन इज जीरा, सेकंड है फनेल, फिर है लौंग और लास्ट में है हींग। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आपको ये लर्न करना है अच्छे से। फेरुला एस्फॉइटिडा जो होता है वो हींग का बॉटनिकल नेम होता है। ओके, वैसे तो आपको इस नेम से भी अच्छे से क्लियर हो रहा है एस्फॉइटिडा से। तो फेरुला एस्फॉइटिडा जो होता है वो हींग का क्या रहेगा, बॉटनिकल नेम रहेगा। अब देखो यहाँ पे एक और बात आप क्लियर कर लेना, जब भी आप कोई बॉटनिकल नेम लिखते हैं, जैसे कि ये हमारे पास बॉटनिकल नेम लिखा है, आपको बॉटनिकल नेम के नीचे सेपरेट अंडरलाइन करना है। ओके, एग्जाम में आप क्या करेंगे, इसके नीचे सेपरेट अंडरलाइन करेंगे, देन इसके अंदर अंडरलाइन करेंगे। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया है। क्वेश्चन 15, मस्टर्ड हैज़ द इम्प्रूव्ड वेराइटी। मस्टर्ड की वेराइटीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो इसमें देखो ऑप्शन है चंद्रा, TM11 एंड कल्याणी। सुनो ध्यान से, आपको ये लर्न करना है क्वेश्चन। जो हमारा मस्टर्ड होता है उसकी 2 इम्प्रूव्ड वेराइटी हैं। फर्स्ट होती है कल्याणी, देन TMM। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ पे, कल्याणी भी करेक्ट है, TM11 भी करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बोथ B एंड C आर इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ मस्टर्ड। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सारे? 14 हो गया, 15 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच gas the capacity of biogas from natural gas would have been less। अब ये तुम्हारे बायो एनर्जी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इस क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच गैस, कौन सी गैस की प्रेजेंस में बायोगैस की जो कैपेसिटी है वो नेचुरल गैस के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, जो हमारी बायोगैस होती है उसके अंदर एक गैस एक्स्ट्रा होती है, वो है CO2। ओके, एंड उसके साथ में होती है मीथेन गैस। तो जब भी आप क्या करेंगे, इसका कंबशन होगा, तो कंबशन के टाइम ये जो हमारी CO2 गैस होती है ये ऑब्स्टेकल जनरेट करती है और इस वजह से इसकी क्या हो गई, कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई एज कंपेयर नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस जो होती है वो क्या है, मीथेन है, तो वो इजीली क्या होती है, उसका कंबशन इजीली किया जा सकता है। बट जो हमारी ये वाली गैस है, कौन सी गैस, बायोगैस, बायोगैस में जो CO2 गैस की प्रेजेंस होती है वो उसकी कैपेसिटी को लो कर देती है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में हाइड्रोजन है, सेकंड ऑप्शन में आप इस यहाँ पे CH4 करेंगे एंड ऑप्शन सी में रहेगा CO2, ऑप्शन डी में है SO2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो बायोगैस की कैपेसिटी को क्या करती है, कम कर देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 17 क्वेश्चन में क्या पूछा है, ब्रूनर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। ये ब्रूनर ग्लैंड का क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से पूछा गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम इस चैप्टर से पूछा है। तो ब्रूनर ग्लैंड जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे पास ऑप्शन है ड्यूडेनम, जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखो ध्यान से सुनना, काफ़ी स्टूडेंट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन लग रहा होगा, बट स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम उनको कहते हैं DJI, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो हमारी जो ड्यूडेनम होती है उसमें ही ब्रूनर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आई आपको ये बात अच्छे से। तो ब्रूनर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ड्यूडेनम। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 18, क्वाशियोरकर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। क्वाशियोरकर की स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, ठीक है, KW हो जाएगा। क्वाशियोरकर इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ। क्वाशियोरकर एंड मेरास्मस 2 डिजीजेज होती हैं। ओके,
क्वाशियोरकर और मेरास्मस जो होते हैं वो किसकी डेफिशिएंसी से होते हैं? तो तुम्हारे पास ऑप्शन रखे हैं फैट, बी ऑप्शन है प्रोटीन, सी है कार्बोहाइड्रेट एंड डी इज़ विटामिन। तो हमें याद रखना है ये हमेशा कि हमारी जो प्रोटीन होता है उसकी डेफिशिएंसी से हमें क्वाशियोरकर होता है। और क्वाशियोरकर किस में प्रेजेंट होता है? जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है। ओके, क्लियर। तो जो क्वाशियोरकर का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोटीन। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्वाशियोरकर चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। ओके, क्वेश्चन 18 कंप्लीट। क्वेश्चन 18 ऐसा कह रहे हैं कि ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि ये जो जितने भी डिजीजेज वाला पार्ट होता है, जो पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी है तुम्हारी, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें से सारा वो पार्ट डिलीट कर दिया है जो डिजीज़ वाला है। ठीक है, बट आप फिर भी याद रख लेना है ना, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, द टीथ ऑफ मिल्क इन ह्यूमन आर। उल्टा हो गया ये, टीथ ऑफ मिल्क नहीं, मिल्क ऑफ टीथ, ठीक है ना। तो टीथ ऑफ मिल्क यानी कि क्या? दूध के दांत ह्यूमंस में कितने होते हैं? तो टोटल टीथ कितने होते हैं? 32, बट मिल्क टीथ कितने होंगे? 20। क्लियर? 20 इसमें ऑप्शन में नहीं लिखा, इसको करेक्ट कर देना। तो ये हमें कैसे पता चला? इसके लिए आपको डेंटल फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, डेंटल फॉर्मूला से ये चीज क्लियर होती है। मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला होता है ये 2102 2102। 0 का मतलब क्या? अब्सेंट है ये वाले टीथ। क्लियर है? तो हमारा जो इस डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो मिल्क टूथ के लिए कितना होता है? 2102 2102। क्लियर हो गई बात आपको अच्छे से? ओके, और जो एक अडल्ट है, अडल्ट में कितने होते हैं? 32 होते हैं। 32 किसके अकॉर्डिंग? तो उसका डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2123 2123। ओके, ये डेंटल फॉर्मूला किसका होता है? अडल्ट का। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या रहेगा आंसर? 20 इज करेक्ट आंसर। ओके, टीथ ऑफ मिल्क या फिर मिल्क टीथ जो होते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। ओके, डेंटल फॉर्मूला से आप कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं? तो देखो, ये जैसे मान लो हमारा जॉ है। ओके, तो ये अपर जॉ हो गया और ऐसे ऐसे ये होता है लोअर जॉ। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अपर जॉ के और यहाँ पर लिखते हैं लोअर जॉ के, वो भी ओनली हाफ पार्ट। यानी कि जहाँ यहाँ पे जो सारे टीथ हैं, इसमें यहाँ पे जो सारे टीथ हैं ये डेंटल फॉर्मूला में मेंशन किए जाते हैं। क्लियर? समझ में आई आपको ये बात अच्छे से? तो दोनों जॉज, ये ऊपर वाला हो जाएगा अपर जॉ, लोअर जॉ, दोनों के जो हाफ पार्ट होंगे ये इसके अंदर हमारे जो टीथ होंगे उसको मेंशन करेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 20। क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द पेनक्रियास इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट सिक्रीट। तो हमारे जो पेनक्रियास होता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये सिक्रीट करता है। ऑप्शन देखिए क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन इज इन्वर्टेज, सेकेंड इज ट्रिप्सिन, थर्ड इज एमाइलेज एंड डी इज इंसुलिन। ओके, इसको एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंसुलिन को सिक्रीट करता है। क्लियर? समझ में आई बात आपको? दो टाइप की ग्लैंड होती है हमारे पास, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उसके लिए इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो गया है? इंसुलिन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पैनक्रियास क्या करता है? इंसुलिन को सिक्रीट करता है। और अगर आपके बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन लीड्स टू डायबिटीज, डायबिटीज हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीटेड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, द आउटर सेल कवर ऑफ द एग सेल इज, मतलब जो हमारी एग सेल होती है उसका आउटर मोस्ट कवरिंग को हम क्या कहते हैं? देखो, तो ये क्वेश्चन कौन से में से आया है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से आया है। तो आप सबसे पहले एग सेल को ड्रॉ करें। ये हमारी एग सेल है। ओके, एग सेल के जो कवरिंग होती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। ओके, तो सबसे बाहर वाली को हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा, ठीक है, और उसके अंदर होती है जोना पैलुसिडा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, दोनों हैं कोरोना रेडिएटा एंड जोना पैलुसिडा, पर आउटर मोस्ट कवरिंग, ठीक है ना, आउटर मोस्ट कवरिंग इसकी कौन सी हो जाएगी? कोरोना
रेडिएटा। ओके, कोरोना से कुछ याद आ रहा है आपको? बट ये वो वाला कोरोना नहीं है। ओके, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा इज द आउटर मोस्ट कवरिंग फॉर एनी एग सेल। क्लियर? इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 21 भी क्लियर हो गया। इसका ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, कोरोना रेडिएटा। ओके, उसकी अंदर वाली लेयर का नाम क्या हो जाएगा? जोना पेलुसिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मेल हॉर्मोन्स आर, मतलब जो हमारे पास ऑप्शन रखे हैं इसमें से मेल हार्मोन कौन सा होगा? बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। एस्ट्रोजन, बी है टेस्टोस्टेरॉन, सी इज प्रोजेस्टेरॉन एंड डी ऑल ऑफ द अबोव। तो करेक्ट ऑप्शन आपको पता है टेस्टोस्टेरॉन। तो हमारा जो टेस्टोस्टेरॉन होता है ये मेल हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर फीमेल हार्मोन। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, राइट? तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, द एज ऑफ मेनोपॉज इन अ फीमेल इज। ओके, यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देना, राइट? मेनोपॉज लिखा है बट ऑप्शन सारे किसके लग रहे हैं आपको? मेनार्क के लग रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मेनोपॉज नहीं होगा, क्या हो जाएगा? मेनार्क। ठीक है, तो एज ऑफ मेनार्की इन अ फीमेल इज, क्या एज रहती है? वेरी करती है। तो हम सबसे सही रेंज क्या ले सकते हैं? 12 to 14। 12 to 14 जो एज होती है ये मेनार्क फेज के लिए। इसमें क्या होता है? हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। ओके, एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं इस स्टेज में। तो ये कब तक रहेगी? 12 to 14, वेरी करती रहती है इंडिविजुअल टू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा हो गया, इसका ऑप्शन रहेगा 12 to 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एंड्रोजन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय। एंड्रोजन हार्मोन कौन से ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है? देखो, फर्स्ट है ओवरी, देन है थायराइड जो कि ग्लैंड है, पिट्यूटरी भी ग्लैंड है, टेस्टिस एंड ओवरी। तो आपको कंफ्यूजन रहेगा बट आपको पता होना चाहिए जो एंड्रोजन हार्मोन होता है इसका मतलब होता है मेल हार्मोन। ओके, एंड्रोजन का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा हार्मोन जो कि मेल में प्रोड्यूस हुआ है उसे हम कहते हैं एंड्रोजन हार्मोन। तो एंड्रोजन हार्मोन को कौन प्रोड्यूस करेगा? तो ओवरी जो होता है वो तो क्या है? फीमेल ऑर्गन है। टेस्टिस क्या है? मेल है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, टेस्टिस जो होता है वो प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन हार्मोन और मेल हार्मोन। तो क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, व्हाट इज कॉल्ड XXY डिसऑर्डर इन ह्यूमन। देखो, इसे करेक्ट करना। XXY डिसऑर्डर ह्यूमन में कौन से सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करता है? ओके, तो हमारे पास बहुत सारे सिंड्रोम रखे हैं। देखो, पटाओ सिंड्रोम, बी ऑप्शन इज क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, सी एडवर्ड सिंड्रोम एंड डी इज टर्नर सिंड्रोम। ओके, तो समझो XXY, इसमें क्या होता है कि आपको अच्छे से क्लियर है, अगर आपके पास XX है तो ये किसकी बॉडी हो गई? फीमेल की। अगर आपके पास XY है तो ये किसकी बॉडी हो गई? मेल की, या फिर ये बॉय होगा एंड ये गर्ल होगा। बट अगर कभी किसी मेल के जिसका कि क्रोमोसोमल अरेंजमेंट कुछ इस तरह से XY है, उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम आ जाए, ओके, तो मतलब कि XY जो कि उसका नॉर्मल क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर रहा है उसमें एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम ऐड हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? एक सिंड्रोम को जनरेट कर देगा और उस सिंड्रोम का नाम क्या होता है? क्लिनफ्लेंटर सिंड्रोम। ओके, तो ये जनरली किस में देखा जाता है? अगर ये क्वेश्चन आए तो आप याद रखेंगे ये मेल में मिलता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेल में ही X एंड Y क्रोमोसोम होते हैं, तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, तो इसको हम कहेंगे क्लिनफ्लेंटर सिंड्रोम। क्लियर है? आपको बात अच्छे से समझ में आ रही है ना? ओके, क्लिनफ्लेंटर सिंड्रोम की वजह से क्या होता है, इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो इसके जो हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इसमें अच्छे से अपीयर नहीं हो पाते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो गया आपको। अब आपको क्या करना है? पटाओ सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सारे एक बार सिंड्रोम सर्च करो और इनकी फीचर्स तुम्हें याद होने चाहिए। ओके, 25 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्राइडोचैट डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय विच चेंज इन
विच चेंज इन विच क्रोमोजोम। अच्छा ठीक है, तो इसके अंदर देखो ऑप्शन क्या है, 5th क्रोमोजोम रिकर्सिव, बी है 5th क्रोमोजोम डिलीशन हो जाए, या फिर 13 क्रोमोजोम और ट्राइसोमी शो हो जाए, या फिर 5th क्रोमोजोम ट्राइसोमी हो जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहता है क्राई डू चैट डिसऑर्डर के लिए, 5th क्रोमोजोम डिलीशन। क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया? तो 5th क्रोमोजोम में डिलीशन जो होता है उसकी वजह से ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू फॉर द इनइफेक्टिव जीन प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोजोम इन ह्यूमन। ओके, कौन से ऑप्शन इसमें से ट्रू होंगे अगर एक इनइफेक्टिव जीन प्रेजेंट है एक्स क्रोमोजोम पर। ओके, हमें पता है एक्स जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को करता है, बट ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है कि 2 एक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होंगे तभी वो फीमेल होगा, और अगर एक्स के साथ वाई हो गया है तो वो मेल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वाला एक्स क्रोमोजोम है और इसके अंदर कोई भी तरह की जीन की क्या कहते हैं इफेक्टिवनेस कम हो गई है, वो इनइफेक्टिव जीन हो रहा है, तो हो सकता है वो इस वाले एक्स में भी हो, इस एक्स में भी हो सकता है और इस एक्स में भी हो सकता है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है, अपीयर इन मेल ओनली। क्या ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है? एक्स जो होता है वो किस में मिलता है, ये वाला जो एक्स है ऑफ कोर्स ये मेल में भी प्रेजेंट है और ये फीमेल में भी प्रेजेंट है। ओके, तो अगर इनके जीन में कोई गड़बड़ हुई है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो मेल में अपीयर होगा, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। ओके, देन आर फेटल, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। ऑप्शन सी क्या है, अपीयर ओनली इन वुमेन, ये भी बात सही नहीं है। सिर्फ वुमेन में क्यों होगा, जो हमारा मेल है उसके पास भी तो एक्स क्रोमोसोम है। तो डी ऑप्शन क्या है, मोर इन मेन एंड लेस इन वुमेन इज विजिबल, यानी कि मोर इन मेन, उसका रीजन क्या है, देखो मेन के पास अगर हम देखें एक्स क्रोमोसोम 50%, वाई क्रोमोसोम 50%, ओके, और इसमें 100% एक्स क्रोमोसोम है, तो ज़्यादा चांसेस किसके अंदर होते हैं, मेन के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं इन इफेक्टिव जीन के, जो कि प्रेजेंट होगा हमारे एक्स क्रोमोसोम पर। क्लियर, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, मोर इन मेन एंड लेस इन वुमेन इज विजिबल। ओके, क्लियर है आपको अच्छे से?